विश्व गुरु कहलाता भारत राष्ट्र धर्म अब तय हो। विश्व गुरु कहलाता भारत राष्ट्र धर्म अब तय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत अब न कोई संशय हो। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत अब न कोई संशय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। परचम हम लहराएंगे, दुनिया भर में हिंदू धर्म का परचम हम लहराएंगे। राष्ट्र विरोधी गद्दारों को अच्छा सबक सिखाएंगे। राष्ट्र विरोधी गद्दारों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हम अच्छा सबक सिखाएंगे। पाप नाश हो इस धरती पर, सत्य की सदा विजय हो। पाप नाश हो इस धरती पर, सत्य की सदा विजय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। महान है वेदों में विज्ञान भरा है, गीता ग्रंथ महान है। रामचरितमानस पर सारे हिंदुओं को अभिमान है। रामचरितमानस पर सारे हिंदुओं को अभिमान है। हम हिंदुओं को अभिमान है। राष्ट्र धर्म का एक गीत हो, एक ही सबकी लय हो। राष्ट्र धर्म का एक गीत हो, एक ही सबकी लय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। नमस्ते श्रोताओं, आप आज यतीन्द्र गुप्ता के साथ में हैं। सुप्रभात के साथ में ये मैंने आज जो भजन लगाया था, सनातन धर्म की जय हो, इसका टाइटल है। इसको गाया है अशोक चौहान जी ने। इसकी कुछ वर्डिंग मुझे पसंद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो हमारी धरोहर है उसमें विज्ञान है। ये सब आप शायद ये कह सकते हैं कि हर आदमी अपने अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बोलता है, बुराइयां नहीं बोलता है। सारे धर्म अच्छे हैं, सब धर्म एक जैसे होते हैं। मैं शायद इससे सहमत नहीं हूँ। इसीलिए ये प्रयास हो रहा है कि क्यों ना हम जाने पहले, उसके बाद में हम कंपेयर करें। एक तो ये बात है। और हमारे श्रोताओं में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि शायद हम कुछ एक ऐसा इतिहास विटनेस कर रहे हैं कि दुनिया में इतना परिवर्तन हो रहा है आंखों के सामने, और उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी स्वीकार हो रहा है कि जो खाम खाम की लड़ाइयाँ हैं, खाम खाम के सब झगड़े हो रहे हैं, उसमें सनातन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एक और अच्छी बात हुई कि प्रयागराज में 670 मिलियन लोग 670 मिलियन लोग ने डुबकी लगाई। आप उसको आस्था कहो, आप अंधविश्वास कहो, जो भी मर्जी कहना, बिल्कुल कहिए आप, इसमें आपका अधिकार है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इतने लोगों की एक साथ आना वो क्या दर्शाता है। हमारी जो इतिहास रहा है, इसमें हमारे ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं हुआ है।
उसके बावजूद भी अगर हम एक चीज़ को भी स्वीकार करें कि वी सर्वाइव्ड, हमने अपने आप को बचा लिया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक धरोहर है जिसको हमने बचा लिया इस संसार के लिए, ना कि केवल अपने लिए, ना कि केवल भारत के लिए। हम भारतवासी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं हम करते हैं कि मी ये सब, हम वहाँ पे वहाँ के देश के लोगों के लिए, उस देश के लिए सब कुछ देते हैं। हम आज अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं कि हम केवल अपने लिए करते हैं, जैसे जब हमारा जैसे कोविड ही हुआ था तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने खाना सबके घर में पहुंचाया, घर बंद होता था। इसमें ये नहीं था कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ऑजी है या इंडियन है, हम उसमें नहीं जाते। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी परंपरा है। आज मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको मैं सामूहिक प्रयास बनाना चाहता हूँ। सामूहिक का मतलब है कि ये मेरा नहीं है प्रयास, आपका भी है उतना। आइए साथ मिलते हैं। आप जिस भी तरीके से इस भागीरथ प्रयास बोलें या प्रयास बोलें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, इसमें मिलके काम करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, और जो इसमें भागीदार होना चाहता है, कृपया हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 0421 590 791। चलिए आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं आलोक जी से। आलोक जी उठ गए हैं। आलोक जी, सभी श्रोताओं को जी आपको नमस्कार। आपको नमस्कार। पहले मैं पुनः आप 2:30 बजे वहाँ रात के उठे हैं और आप हमारे लिए समय दे रहे हैं। धन्यवाद से भी ज़्यादा होना चाहिए कुछ, लेकिन धन्यवाद से शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू में ही आपको बोले देता हूँ। बहुत आभारी हैं कि आप हमें समय देते हैं। आज श्रोताओं, हमने आलोक जी से बात करी है कि हम जो वीकली हमारा राशिफल है हम वो देंगे, और बाद में हम एक उनका फ़ोन नंबर देंगे, कोई भी उनको संपर्क कर सकता है। और उसके बाद में हम उन बातों के ऊपर बात करेंगे आज कि जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है सनातन धरोहर में। तो आलोक जी, हम राशिफल से शुरू करते हैं, वीकली राशि जी। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रविवार का दिन है, तो सबसे पहले सूर्य का एक श्लोक। सूर्य को सनातन धर्म में ईश्वर का ही एक प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की जितनी शक्ति है उसका एक 0 वाट का बल्ब जो है, जितनी उसकी वैल्यू होती है उतना ही सूर्य की आभा होती है, उतनी ही सूर्य की ईश्वर के जितनी टोटल शक्ति होती है उसका कुछ अंश ही सूर्य है। ईश्वर में न जाने कितनी अधिक शक्ति समाई हुई है, और सूर्य देव को हम देख तक नहीं सकते डायरेक्ट अपनी आंखों से, और उनकी वजह से ही पूरा जीवन जो है वो दीप्यमान है। तो सबसे पहले एक श्लोक सूर्य के लिए। ओम लोहितमृतमारुणं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। अर्थात लोहित वर्ण से रथारूढ़, यानी लोहित यानी लोहे के रंग से रथ में सवार सभी लोग के पितामह महापापहारी सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। तो श्रोताओं, आज चंद्रमा मेष राशि में, अब हम बात करते हैं 12 राशियों के राशि फल की जी। अब क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में है तो ये पूरा हफ्ता मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने जा रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा मेष राशि में आज भारतीय समय अनुसार प्रातः 9 बजे से रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, बुध द्वारा शासित ये नक्षत्र है। बुध कम्युनिकेशन के लिए होता है जी। और आज का दिन जो है वो मूल नक्षत्र से लोग प्रभावित रहेंगे, यानी जिन लोगों का जन्म होगा, जिन बच्चों का, उनके लिए मूल शांति करवानी आवश्यक है। अब मूल शांति क्या होती है कि जिस व्यक्ति का भी मूलों में जन्म होता है
उसमें जहां मूल भाव का स्वामी बुद्ध होता है, वो भाव पीड़ित हो जाता है। उस भाव में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। जैसे अगर मान लीजिए वो पिता के घर में आ जाए, तो ऐसा माना जाता है कि पिता को कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, चाहे वो उनके करियर से संबंध में आए, चाहे उनके स्वास्थ्य के संबंध में आए। तो उसका ज्योतिष में निराकरण भी बताया गया है कि यदि मूल की शांति करा दी जाए बच्चे के जन्म के 27 दिन के अंदर, तो व्यक्ति के ऊपर मूल दोष का प्रभाव शांत हो जाता है। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले उनके धन भाव की बात करते हैं। तो चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए सुख स्थान का कारक है। सुख स्थान का कारक लगन में, तो उन लोगों को अपने बेसिक कंफर्ट्स का ध्यान रखना है। उनको अपने मन की शीतलता का, अपने मन के कंफर्ट का ध्यान रखना है। आज मेष राशि वाले अगले हफ्ते तक वो अपने मन को किस प्रकार से नियंत्रित कर पाते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को सुखी महसूस कर पाएंगे, उस चीज के लिए उन्हें प्रयासरत रहना है। अब ऐसा माना जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीरे जीते जी। अगर आपके मन को सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए वो समय बहुत अच्छा है। और अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो आपके लिए अब वो मन किसी भी बात से खिन्न हो सकता है। जो यू कैन बी ओवर सेंसिटिव, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। किसी की कही हुई बातें आपको बुरी लग सकती हैं, या आपका स्वास्थ्य में कोई छोटा मोटी गड़बड़ी होने की वजह से आपका आने वाला हफ्ता बहुत तकलीफ दे हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन मुताबिक जैसा आप चाह रहे हैं, वो आपके प्रियजन आपके मन मुताबिक इस पूरे हफ्ते हो सकता है आपके हिसाब से ना चल पाए। तो आपको धैर्य रखना है और उनके हिसाब से भी चीजों को सोचना है। किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि ईश्वर की हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई होती है। वो कहते हैं, श्री रामचरितमानस में आया है कि अहिल्या 12 वर्ष तक पत्थर बन के पड़ी रही। उसका ये पत्थर बन के पड़े रहना भी एक वरदान हो गया, क्योंकि प्रभु श्री राम के पावन चरणों से उसका मिलन हुआ और उसकी वो अधोगति को प्राप्त हो गई। कहाँ तो 12 वर्ष तक पत्थर बन के पड़े रहना एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए कि कुछ ना कुछ ईश्वर के कृपा से उसको वो पद प्राप्त हो गया जो किसी के लिए संभव नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, हमें हर चीज को ईश्वर की इच्छा मान के कई बार चलना होता है। तो मेष राशि वालों को अपने कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए और अपने मन के ऊपर विजय प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए उनको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़े, ध्यान का सहारा लेना पड़े, या एडजस्टमेंट करनी पड़े, वो उनको करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें घर में है। 12वें घर का चंद्रमा, 12वां घर लॉसेस का होता है। तो आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए, अपने मन को कहीं रोजमर्रा के कामों से हटा के कहीं दूसरी तरफ लेके जाना चाहिए। अर्थात उनको, अगर वो घूमने फिरने जाएंगे, अगर वो बाहर की यात्रा करेंगे या रोजमर्रा के कामों से हट के कुछ अलग करेंगे, तो उनको काफी हल्का फील। तो वृषभ राशि वालों को इस समय कहीं यात्रा करने से लाभ होगा। अब वो यात्रा चाहे वो अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं, ये मतलब रोजमर्रा की चीजों से ध्यान हटा करके कुछ अलग से करना चाहिए उनको, वृषभ राशि वालों को, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। और ये पूरे हफ्ते उनको कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए जिससे कि उनकी बाहर की यात्रा पॉसिबल हो। अगर मान लीजिए उनकी यात्रा पॉसिबल नहीं भी होती, तो भी उन्हें सितारों के वशीभूत होकर के कुछ ना कुछ उनको बाहर का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो ये उनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि उसी में ही उनकी कोई ना कोई भलाई छिपी हुई है। अब हम बात करते हैं, और उनको संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा आप ये कह लीजिए कि फोकस्ड रहना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि उनकी किसी बात से किसी को पीड़ा ना हो और उनके संबंध किसी से खराब ना हो। तो उनको अपनी आज वाणी पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की।
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ये पूरा हफ्ता बहुत ही उत्तम रहने वाला है और उनको उनकी कमाई के नए नए स्रोत, नए नए आय के साधन उनके अर्जित होंगे और उनको कमाई उनकी बहुत अच्छी रहेगी, धन भाव और उनकी मतलब वो बहुत उनका मन प्रसन्न रहने वाला है आज के दिन, इस पूरा हफ्ता, और उनकी काफी इच्छाएं पूरी होंगी, उनकी रिलेशनशिप में भी काफी सुधार आएगा और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेम संबंधों के बारे में उसमें उनको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन उनको अपने कामकाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस पूरा हफ्ता उनको ऐसा अपना रूटीन ऐसा रखना चाहिए कि उनका रोजमर्रा का कार्यकाज, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो, वो प्रभावित ना हो। उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरे ढंग से निभानी चाहिए ताकि कोई भी, चाहे उनका बॉस है चाहे घर में लोग हैं, उन पर कोताही बरतने का आरोप ना लगा सके। तो उनको अपने कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और जितना ज्यादा ध्यान देंगे उसमें उनका उतना ही फायदा होगा, उनका प्रमोशन होने की संभावना है और हो सकता है कि उनको मनचाही उनकी प्रमोशन मिल जाए, पोजीशन मिल जाए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो आज उनकी भाग्य की उन्नति के दिन शुरू हो गए हैं, यानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू हो गई है। अगर उनको लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से उनका समय ठीक नहीं चल रहा, उनके भाग्य में अड़चने आ रही हैं, तो अब जो आने वाला समय है उसका वो भरपूर इस्तेमाल करें, आने वाले अवसर का भरपूर फायदा उठाएं, तो उनके लिए नए संसाधनों का विकास होगा, नए नए अवसर आएंगे जिससे उनके भाग्य में उन्नति होगी और उनको बहुत ज्यादा खुशखबरी मिलेगी। कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा 8वें भाव में होंगे, तो उनको अकस्मात इस हफ्ते कुछ अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन उनको अचानक कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी हो सकती है, तो उनको अचानक होने वाली घटनाओं से बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कुछ अच्छा हुआ तो ईश्वर का धन्यवाद, और अगर कुछ गलत हो गया तो भी ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि निरंतर समय में जो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो व्यक्ति ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहता है उसका बुरा भी कुछ ना कुछ अच्छे में रिजल्टेड हो जाता है। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर के साथ साक्षात्कार करता रहता है किसी ना किसी रूप में, उसका कभी बुरा नहीं हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब तो कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनको किसी भी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इस हफ्ते में उनके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, और हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो जाए, तो उनको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और यही ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा है। तब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा होने जा रहा है और अगर उनको किसी प्रेमी प्रेमिका को मान लीजिए वैवाहिक संबंध तक जाना हो तो उसके लिए अच्छा समय है। और इसके अलावा ये समय आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अति उत्तम समय है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा 6ठे घर में विराजमान होंगे, तो उनको ये समय होगा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उनकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो चाहे कैसी भी हो रिजॉल्व हो जाएंगी। उनको कुछ ना कुछ उनके मुताबिक ट्रीटमेंट भी मिलेगा और नई आशा बंधेगी। इसके अलावा वो लोग इस समय किसी को जानकार को पैसा दें तो ये समझ के दें कि अगर नहीं भी आए तो उनको भी परेशानी नहीं होगी। ये ना हो कि वो उससे अपने संबंध खराब कर लें। तो ऐसे व्यक्तियों को पैसा देते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यदि वो नौकरी में कुछ बदलाव चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो आज का हफ्ता जो है उनके लिए आने वाला हफ्ता बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आएगा। अब हम बात करते हैं
धनु राशि वालों के लिए धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर उनकी संतान की कोई समस्या आ रही है तो उनको बहुत उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और उनके कोई ना कोई नए कनेक्शन अवश्य बनेंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले के लिए अगर उनकी लाइफ में कंफर्ट जोन काफी अच्छा रहेगा और कंफर्टेबल फील करेंगे। आने वाले समय में अगर वो कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं या अपने घर में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कोई रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता उनके मन को प्रसन्न रखने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले अगर कोई दूर का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। कुंभ राशि वाले जितना ज्यादा हो सके वो दूर देशों की यात्रा करें या आसपास अपने शहर से दूर, इवन जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, अगर वो अपने प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देंगे तो उनको फायदा होगा। क्योंकि आज अभी इससे पहले जिस व्यक्ति से उनको कोई कार्य करवाना होता है उससे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो वो मिल जाएगी। तो उनका जो भी उद्देश्य है सफल होगा। जो लोग प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब उनके एफर्ट में कामयाबी पक्का दिख रही है, तो उन लोगों को बड़ा होपफुल रहना चाहिए और उन लोगों को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए धन के नए स्रोत बनेंगे, उनकी वाणी से सब लोग प्रसन्न रहेंगे, उनके नए मित्र बनेंगे और कुल मिला के उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहने जा रहा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले कोशिश करें अपने खर्चों में कटौती करें और किसी भी अपने संबंधों में कोई दरार न आने दें। कोशिश करें धैर्य रखें, चीजों को पॉजिटिवली लें, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उनको। ये मान के चले कि अगर कोई सामने वाला का मूड खराब है उसका रिएक्शन देख करके बहुत ज्यादा परेशान ना हो। टेक इट इजी पॉलिसी ये लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो खुद भी प्रसन्न रहेंगे और लोग भी उनसे प्रसन्न रहेंगे। तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ धैर्य रखें। कुल मिला के समय इतना खराब नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। कई बार हम लोग इमेजिनेशन से भी अपनी चीजें खराब कर लेते हैं, ओवर असेसमेंट करके भी चीजों को खराब कर लेते हैं। तो ओवर असेसमेंट ना करें। तो ये था जी 12 राशियों का राशिफल। धन्यवाद आलोक जी। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे कोई डिटरमाइन करे कि कौन राशि में वो कौन सी राशि उसके लिए है, उसके बारे में अगले सप्ताह हम इसके बारे में प्लीज बात करते हैं। क्योंकि कई लोगों का है ना, वो पहली बार इन सब चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है कि उनकी राशि क्या है। तो उसके बारे में हम अगले सप्ताह अगर हमें आप हेल्प करें, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग जैसे नाम से ऐड करके मेरा नाम ये यतींदर है तो यतींदर की वाई से तो वृश्चिक हो गई। तो ये नाम से हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है। तो आप चाहें तो अगर अभी आपके पास इसका उत्तर है तो आप दे सकते हैं। जी, राशि दरअसल जैसे जो व्यक्ति जिस तिथि में पैदा होता है, जिस तारीख और जन्म समय और स्थान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, उससे जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हिसाब से एक व्यक्ति के लगन का यानी कि उसकी पर्सनालिटी का निर्माण करने में मदद मिलती है। और उस दिन चंद्रमा जिस भी राशि में विद्यमान होता है वही राशि उस व्यक्ति की मानी जाती है। मान लीजिए चंद्रमा आज, जैसे ऐसा माना आज के पंचांग के अनुसार 6:39 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। तो सुबह 6:39 से पहले जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मीन राशि मानी जाएगी, भारतीय समय अनुसार की बात कर रहा हूँ। और अगर वही जो बच्चे 6:39 के बाद पैदा होंगे उनकी मेष राशि मानी जाएगी। और फिर 27 नक्षत्र होते हैं। जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा होगा उस नक्षत्र के अनुसार उस व्यक्ति का स्वभाव होगा, उसके उस नक्षत्र के ग्रह के हिसाब से उस व्यक्ति के ट्रेड्स होंगे। यानी मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का बुध के नक्षत्र में जन्म है
तो बुध बहुत इंटेलेक्चुअल प्लैनेट होता है, तो ऐसा बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा। अच्छा, इसका Communication में कोई skill- कैलकुलेटर है क्या? इसका कहीं कोई ऐसी वेबसाइट पे है जैसे वहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सब डालें और फिर वो बताए, ऐसा कुछ है? देखिए, आप गूगल ऑनलाइन जाकर के जितने भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर होते हैं, हाँ। वहाँ फ्री हॉरोस्कोप का एक ऑप्शन होता है। ओके। फ्री हॉरोस्कोप में जाकर के अपनी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका वो चार्ट आ जाएगा। लेकिन उसका एनालिसिस करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, नहीं, केवल अभी केवल राशि जानने के लिए क्या तो करा राशि उस दिन चंद्रमा जिस नंबर में होगा, 1 से 12 तक नंबर होते हैं, मेष से मीन तक राशियां नहीं, वो होती ठीक है, तो जिस भी नंबर वो पे- आपके लिए आसान है। तो समझो कि मुझे मालूम करना है कि मेरी राशि क्या है, तो मैं किसी उस टूल पे गया, कोई उसको हमने बस क्लिक करा, अपना डेट ऑफ बर्थ और समय ये सब डाला, और समय, स्थान और डेट वो डाला, और उससे हमें बताया कि भाई ये आपकी राशि है। तो फिर कम से कम जो आप इतना प्रयास कर रहे हैं ना, उसका फ़ायदा भी होगा कई लोगों को कि मेरी। तो अगर उसका हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या ना, गूगल पे तो सब कुछ मिलता है। गूगल तो कौन सा चूज करा जाए, जैसे आपने बोला कि कई उसमें कैलकुलेटर्स हैं, तो सारे शायद मेरे, हो सकता है सारे ठीक हों, लेकिन हो सकता है कि कुछ ठीक हों, कुछ नहीं है उतने अच्छे। तो आप अगर हमें बताएं कि कौन सा ठीक रहेगा, तो अगले सप्ताह में हम अपने श्रोताओं को बता सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष में तो एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुंडली चक्र है, इसके अलावा फ्यूचर पॉइंट है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनकी जो एनालिसिस होती है वो जनरल होती है। इनका जो विश्लेषण होता है, अभी केवल राशि के लिए हम बात करें और कुछ नहीं, केवल राशि जानने के लिए, क्योंकि हम जो सवेरे सारे सटीक बताते हैं, सारे सटीक सारे बताते हैं। ओके। क्योंकि ये जो आप हम सवेरे प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को मैंने जो हमें फीडबैक मिला है उसमें यह कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं कौन सा मेरा राशि है, क्योंकि आई नेवर बॉदर, ये वाली बात थी। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो ये हुआ, तो अगर हम कोई भी तो दोबारा से उनके नाम बोलिएगा प्लीज, जो आपने वेबसाइट बताई है। हाँ, एक तो एस्ट्रोसेज, ASTRO, एस्ट्रो SAGE, सेज। अच्छा, एस्ट्रोसेज। अच्छा, इसके अलावा फ्यूचर पॉइंट। अच्छा, एक कुंडलिनी करके भी बोला आपने, जन्म कुंडली के लिए होते हैं। अच्छा। जन्म पत्री के लिए ये वेबसाइट्स, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये सर्च की जाती हैं, और इसमें हर एक व्यक्ति की राशि से संबंधित चार्ट, लगन चार्ट वो आ जाएगा, अगर वो अपना डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डाले। मान लीजिए कुछ लोगों को ये अंदाजा नहीं होता, वो कहते हैं मैं 11 से 12 के बीच में पैदा हुआ था। अब आज जैसे 6:39 से चंद्रमा मेष राशि में चला जाएगा। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को यही याद नहीं है कि वो पैदा कितने बजे हुआ था, वो कहता है कि मदर ये बताती है कि मैं 7 से 8 के बीच में पैदा हुआ था। तो वो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है, या वो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। हाँ, तो बोलिए, आपका नंबर भी बता दीजिए। एक्चुअली कई लोगों ने पूछा था, आप अपना नंबर भी बता दीजिए। जी, मेरा नंबर भारतवर्ष का +91 डाल के 91 प्लस इसके अलावा 11, ये दिल्ली NCR का कोड है, 9873568111। एक्चुअली जो 11 है ना, वो डालने की जरूरत नहीं होती है, वो +91 डाल के फिर जो फोन है आपका नंबर जो भारत में इस्तेमाल होता है वही चलता है, 11 की कोई जरूरत नहीं होती है। तो +91 फिर क्या है, 9873 जी 568111। जी। तो ये तो आज का राशिफल हो गया श्रोताओं। जनरली हम ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन चूँकि हमारे आलोक जी अभी उठे हैं तो उनके एक मिनट का हम फ़ायदा लेते हैं। तो आलोक जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसी कुछ चीज़ें आप बताइए जिसको हम ये सिद्ध करें, या इस चीज़ को कम से कम डिस्कस करें कि हमारा जो भी हमारी धरोहर है उसमें साइंस है। तो कोई ऐसी एक चीज़ से आप प्रमाण कर सकते हैं कि हम कहें कि आज नासा ने इस चीज़ को वैलिडेट करा कि हाँ यही बात है जो लिखा है उसमें कुछ। देखिए, ऐसा है कि
हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हनुमान चालीसा के बारे में, सभी लोग जानते होंगे, सभी लोगों की हनुमान जी के प्रति भक्ति, उसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। शिव भगवान के बारे में, शिव भगवान के प्रति भक्ति या हनुमान जी के प्रति भक्ति किसी भी व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है। तो हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जुग सहस्त्र जोजन भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो, कि हनुमान जी ने सूर्य देव को, जब वो बाल्यावस्था में थे, तो उन्होंने सूर्य देव को जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, 1 युग जहां तक पहुंचने में लग जाए और 1000 साल जहां तक पहुंचने में लग जाए, उस सूर्य देव को हनुमान जी ने पलक झपकते ही एक फल समझ के अपने मुंह में डाल लिया था। अब यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो नासा से हमें जानकारी मिली है, उस समय हालांकि तुलसीदास जी के पास कोई सैटेलाइट नहीं था, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने किस तरीके से, एक युग का मतलब है 12,000 साल, 12,000 वर्ष, और 1 सहस्त्र का मतलब है 1000 वर्ष, यानी, और 1 मील जो है वो, 1 योजन जो है वो 8 मील के बराबर होता है, 8 माइल्स, और 8 माइल जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है जी। यानी उन्होंने इस हिसाब से, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर पृथ्वी, लगभग ये अंदाजा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आती है। और तुलसीदास जी ने थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 12,000, यानी कि 1 युग 12,000 वर्ष इंटू 1000, यानी 1 सहस्त्र 1000 इंटू 1.6, इसको अगर आप करेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ये नासा ने ये कुछ वर्ष पहले ही इस चीज को नासा वाले प्रिडिक्ट कर पाए हैं अपनी एनालिसिस के बाद, लेकिन मेरे को हैरानी होती है कि तुलसीदास जी के पास ऐसा कौन सा सैटेलाइट था कि उन्होंने तो जो नंबर उन्होंने दिया, नासा ने जो नंबर दिया और जो आपने अभी कैलकुलेशन करा है, क्या वो एग्जैक्टली सेम है या नियर अबाउट है, कैसे है? अच्छा, बिल्कुल कुछ किलोमीटर को छोड़ दें, नहीं वो तो ठीक है, वो बिल्कुल सेम जी। इसी प्रकार अगर हम बात करें ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट की, कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है, विष्णु को पालनहार माना जाता है, और भगवान शिव को विनाशकर्ता माना जाता है। तो इसी के माध्यम से साइंस बनी है। साइंस में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन 3 कॉन्सेप्ट से सारे जो साइंस का, वो कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण, किसी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। सही बात है। उसका बेस जो है इलेक्ट्रॉन है, और जब वो पदार्थ अपने स्वरूप में आ जाता है तो वो प्रोटॉन बन जाता है, और जब वो उसका विघटन हो जाता है, यानी कि जब उसका विनाश हो जाता है, तो वो प्रोटॉन बन जाता है। सो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसी भी चीज का पैदा होना, किसी भी विचार का जनरेट होना, इट इज ड्यू टू ग्रेस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, या उसका कारण जो है वो हमारी बॉडी में, मन में बनने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर जब वो किसी रूप में कार्यान्वित हो जाता है, फलित हो जाता है, तो वो विष्णु की कृपा से होता है, यानी उसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और जब हम उस विचार से खिन्न हो जाते हैं, जब उससे विमुख हो जाते हैं, तो वो प्रोटॉन का काम करता है। और ये इसको साइंटिफिकली सनातन धर्म ने कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के तौर पे वो किया है, इसको बहुत खूबसूरती के साथ सनातन धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है उसको बताया है। तो ज्योतिष में भी इसी तरीके से चंद्रमा को मन से जोड़ा हुआ है। चंद्रमा का मतलब मन, मनसा जातो, चंद्रमा मनसा जातो, यानी चंद्रमा जो है वे का मन है। अगर हमारा मन स्ट्रांग है, अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है, तो हमारे लिए कोई भी सिचुएशन हम उसको उससे पार पा सकते हैं। यदि हमारा मन और बुद्धि ही
उस सिचुएशन से पार पाने के लिए संतुलित नहीं है, हम अपने आप को बहुत वीक फील करते हैं, कमजोर फील करते हैं, तो हमारे लिए उस सिचुएशन को हैंडल कर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा उम्र में भी बहुत चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। इसका कारण उनकी मानसिक और बौद्धिक अवस्था के कारण वश ही है, क्योंकि वो अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इतना कनेक्ट रख पाते, इतना साउंड रख पाते हैं कि उनको कोई भी स्थिति से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो चंद्रमा मन का कारक है। अब शिव में से शिव की पूजा का भी जो आप ये कह लीजिए प्रावधान है, उसके कारण भी है कि शिव में से छोटी की मात्रा अगर आप हटा दें तो शव हो जाता है। सही है ना? सही तो ये शव जो है हमारी बॉडी में शिव की कृपा से ही आत्मा में संचरण, आत्मा का संचरण होता है। शिव में वही छोटी की मात्रा माँ भगवती है, वही शक्ति है, वही उसी की वजह से हम सब जीवित हैं। मैं कभी सोचा था कि क्या तो जो छोटी की मात्रा है वो शक्ति है। जी जी जी। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे भगवान हिंदू सनातन धर्म में जितने भी देव हैं उनके विशेष वाहन होते हैं। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा, शिव जी के सर्प लटके रहते हैं गले में, माता पार्वती का वाहन शेर है, भोले बाबा का वाहन नंदी है। ये सब एक दूसरे के शत्रु है। शेर नंदी को खा जाता है, शेर के सामने अगर नंदी आ जाए तो शेर नंदी को खा जाएगा। इसी प्रकार सांप चूहे को खा जाएगा। कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है, मोर सांप को खा जाएगा। तो इतने शत्रु परस्पर होते हुए भी एक परिवार में उनको कैसे टैकल किया जाए, अलग अलग विचारों के लोग एक परिवार में रह करके भी कैसे सामंजस्य के साथ रह सकते हैं, यह हमारे मन में विपरीत विचार आने के बावजूद हम लोग कैसे अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाए रख सकते हैं, ये भक्ति के माध्यम से संभव है, भोले बाबा की भक्ति के माध्यम से संभव है। ओके, ये अच्छा आपने एक आयाम दिया है। सबका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिष देखिए, जब तक आपको मेडिकल साइंस भी, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको मेडिकल साइंस के कोई भी साइंस होती है जब तक आप उसको परख के नहीं देखेंगे, क्योंकि परखना जरूरी है। इसी प्रकार जब तक आप सनातन धर्म को भी परखेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। वो वही मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि अंधविश्वास में नहीं जाना है, ये पक्का है। हम अभी जो भी बात करें, जैसे राशि की बात करी है, जो भी आपने अभी और फर्दर बोला है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, आपने यहाँ तक बोला कि जो इवन विचार आते हैं तो उनका उद्गम, उनकी जो शुरुआत है वो ब्रह्मा से, और फिर उसमें आप आगे बढ़ाते हैं उस विचार को, वो न्यूटन की बात आ गई। तो ये सब मैं चाहता हूँ श्रोताओं कि आप उसको अपने हिसाब से भी गूगल सर्च करना है, जो भी करना है, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। हम अंधविश्वास में नहीं जाना है कि हमने कहा है, रेडियो में बोला, ऐसे नहीं। आप करिए, आप शोध करिए, आप देखिए क्या आ जाता है। शायद श्री रामचरितमानस में, यतेंद्र जी, श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ तो भरत जी ने सारे ऋषि मुनियों के सामने ये बोला कि भगवान राम को और भैया लक्ष्मण को और माता सीता को जो वनवास हुआ है उसमें मेरी कहीं भी कोई रजामंदी नहीं है, उसमें मेरा कहीं भी कोई रोल नहीं है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि माता कैकेयी ने कैसे छल किया है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो भगवान राम ने उनसे बहुत अच्छी बात कही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उन्होंने, भगवान राम ने भरत जी को बोला कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, खान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि आद। यानी जो कुछ हो रहा है वो पहले से प्रारब्ध में निहित है, तुम व्यर्थ में अपने आप को खगुल कर रहे हो। और वो कहते हैं कि जो निरीह पशु पक्षी होते हैं वो भी जो अहिंसक प्राणी होता है उसके सामने निर्भय होकर के बैठ जाते हैं, उनको डर नहीं लगता कि मुझे मार के खा जाएगा। तो ये जो इमोशंस हैं ये पशु पक्षियों के अंदर भी आ जाते हैं कि वो
अहिंसक व्यक्ति के सामने बिना किसी डर के बैठ जाते हैं, वही उनको स्वतः ही अनुभव हो जाता है कि अब मेरे प्राण संकट में है, मुझे इस अमुक पक्षी पशु या व्यक्ति के सामने नहीं बैठना चाहिए। तो उनके अंदर ये स्वतः ही, तो कुदरत ही सब कुछ कराती है। ये हमारा भ्रम है कि हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। अब फिर ये बात हमारा फिर निर्णय बात नहीं। वहीं आ जाती है। फिर हम इसका मतलब जो कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? जब सब प्रारब्ध में है, सब कुछ लिखा है, तो फिर काहे के लिए झगड़ा? आराम से बैठो। ये सवाल कई बार आया है। देखिए आज अलग अलग प्रोफेशन बने हुए हैं। कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है जी, कंप्यूटर साइंटिस्ट में भी अलग अलग, कोई लोग हार्डवेयर करते हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, कई लोग सिर्फ वेबसाइट्स ही बनाते हैं। तो सबका अलग अलग रोल है और ये अलग अलग रोल उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से है। और इंटरेस्ट जो है वो कुदरत जनरेट करती है। जी, क्योंकि जैसे अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। सूती कपड़ा, ये कॉटन का जो सीड होगा हाँ। उसके बेस पर होगा, हाँ। ठीक है ना। अब ये बीज जो है ये मूलभूत है। अब ये बीज कहाँ पर पड़ेगा, ये कहाँ उगेगा, इसके लिए कौन सी भूमि उपयोगी है, कौन सा वातावरण उपयोगी है, ये कुदरत ने बहुत पहले डिसाइड कर रखा है। उसके लिए हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आने पर हमारे को अनुकूल वातावरण भी मिल जाता है। तो फिर वापस वही प्रश्न आता है। और ज्योतिष यही समय की कैलकुलेशन है कि हमारा समय कब आएगा। कोई गाना चल रहा है ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये अपना टाइम कब आएगा, यही पता लगाने की कला ज्योतिष है। तो आपने जैसे अभी बोला है कि सब प्रारब्ध में लिखा है, ठीक है। थोड़ा इसको धीरे धीरे बात करते हैं। अब समझो कि सब कुछ लिखा, मैं हूँ, मैं सोचूंगा यार सब कुछ तो लिखा ही है, तो काय के लिए झंझट पालते हैं। सवेरे आराम से बैठे, चाय पियो, अखबार भी आते हैं, अभी भी अखबार आते हैं, अखबार पढ़ो, संडे का बैठो, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। इस दुविधा को कैसे खत्म करा जाए कि अगर हम कर्म को। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी, हम सबको मालूम है कि हमारे देह का कोई ठिकाना नहीं है जी, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को कब प्राप्त हो जाएगा इसके बारे में कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता। लेकिन इस बात को जानते हुए भी क्या हम इसको मानते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति वो रोज यही सोच के सोता है कि मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, हाँ, सही मुझे है। कल ये काम निपटाना है। हाँ सही है, सही बात है। जबकि मालूम सबको है, ये सबको मालूम है हाँ। कि अगले पल का भी कोई ठिकाना नहीं है। जी, जी, अगले 10 जी। मिनट में क्या हो जाएगा जी। ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। सही बात है। तो ये तो प्रभु ने ऐसी रचना रची है कि हमारा मन और बुद्धि, इसी को माया कहते हैं कि हमारा मन और बुद्धि हमेशा माया से विमुख होता है, माया से प्रभावित होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास, मैं कहता हूँ रामचरितमानस में बहुत कुछ जानने के लिए है। 100% हमारे ग्रंथ साइंटिफिक ही हैं। उन्होंने यही कहा तुलसीदास जी ने, सोई जानहु जेहु देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाए। जो तुम्हारी माया को ढंग से एनालाइज कर लेता है, समझ जाता है, उसका विश्लेषण कर लेता है, वो स्वयं तुम्हारे समान हो जाता है। जी। फिर वो मनुष्य योनि में नहीं रहता। हमारे साथ में हमारी जो को एंकर है वो भी आ गए हैं सोने। तो सप्ता जी, आपने भी अभी सुना, पहले तो प्रोग्राम में स्वागत है आपका। अभी आप 2 घंटे कर रहे हैं, आपका क्या विचार है जो आपने चूँकि लिखा भी है इसके बारे में कि जो प्रारब्ध है, अब लिखा है सब, ये सब की ऑलमोस्ट एक प्रश्न होता है। अब इसके बाद में आ जाता है कि भाई जब लिखा है तो काहे के लिए हम टेंशन लें। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार यतिन जी, नमस्कार श्रोताओं। और पंडित जी ने अभी जो राशिफल बताया या जिस बारे में वो बात कर रहे थे, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही कि हमें सब पता है और हम अज्ञानी भी हैं। और आपने जैसा सवाल किया अभी मुझसे कि इस बारे में मेरी क्या राय है, तो मैं भी यही एग्री करूँगी कि कर्म, गीता में कृष्ण ने हमें ये संदेश दिया है कि हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। मनुष्य योनि में जन्म लिया है, सत्कर्म करने हैं जी। और जैसा कि पंडित जी ने कहा कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है, तो उसको फॉलो करना है, उसको थोड़ा सा समझना जानने की ज़रूरत है। और आजकल मुझे इतनी खुशी हो रही है देखकर। जर्मन में संस्कृत के ऊपर पूरा यूनिवर्सिटी बनी हुई है जी। और वो वेदों
उसके रस निकाल रहे हैं, उसके ऊपर R&D कर रहे हैं जी। और हमें इनको बेच रहे हैं वापस। बिल्कुल सही। और आप शायद जर्मनी की ही बात कर रहे हैं। मैंने ये सुना है कि वहाँ पे जो हमारे मेडिसिन जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, अगर किसी श्रोता को उनका नाम याद है तो मुझे बताइए। हाँ, सही है। हाँ, उनका ऋषि चरक, यस, उन्होंने, उनकी वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है उनके मेडिसिन कॉलेज के बाहर। सो भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। कभी सत्ता जी मुझे लगता है कि हमारे ऊपर इतना ये सो कॉल वो कॉमन सेंस डाल दिया है, हमें अपने से ही दूर करा जा रहा है। इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अरे नहीं, सब बकवास होता है। अरे भाई, आपने कहीं कुछ उसके ऊपर बस थोड़ा समय लेके, जैसे आज की मैं बात बताऊं, आज मैं यहाँ पे आते समय मैं आप लोगों को सुन रही थी, राशिफल वगैरह ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कई बार फन के लिए या जी। एक अखबार में आता था तो बचपन से एक आदत थी कि एक वो कॉलम देखना है कि क्या राशिफल है। लेकिन आज जब मैं सुन रही थी तो मुझे लगा कि कई बार कुछ चीज़ें सुन के थोड़ा सा आप किस माइंडसेट में हैं उससे बाहर आते हैं। अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो जैसे पंडित जी ने मेरी राशिफल के लिए कहा कि आपका सप्ताह अच्छे रहने वाला है, आप खुश रहेंगे, तो मुझे नहीं पता इस सप्ताह में क्या होने वाला है, पर मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया टू लुक फॉरवर्ड। अब मुझे, अगर मैं किसी दिन, किसी क्षण अगर निराशा महसूस करूंगी या मुझे लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो मुझे पंडित जी की बात याद आएगी। उन्होंने बोला था मेरा सप्ताह अच्छा रहने वाला है, सो आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर द पॉजिटिव साइड। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप वो सिर्फ एक फन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं या उसमें आप विश्वास रख रहे हैं, वो आपके काम जरूर आएगा। और मैं पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारा राशिफल बताने के लिए और इतनी ज्ञानपूर्वक बातें हमसे शेयर करने के लिए। तो श्रोताओं, हमारा इसमें यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप नहीं भी मानी चलिए, हाँ जी, बिल्कुल आप शक से शुरू करिए, यस, ठीक है। आप फिर उसको एक्सपेरिमेंट करिए, देखिए भाई ये ठीक है या गलत है, देन यू टेक इट फ्रॉम देयर। हमें इस हमारे, आपको कई बार आपने भी देखा होगा, ये यूट्यूब व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है कि सो कॉल हमारे जो 1947 में जो हमारी इंडिपेंडेंस मिली है भारत में, उसके बाद में सारे शिक्षा मंत्री हमारे एक समुदाय के रहे हैं, जिन्होंने इस एक ही उनका शायद ऑब्जेक्टिव रहा है कि कैसे इन सनातनियों को हम इनकी धरोहर से दूर करें। एक ही प्रयास रहा है, हर चीज वो करो जो ये दूर हो। लेकिन महाकुंभ के इस पावन ने, जहाँ पे 670 मिलियन लोगों ने डुबकी लगाई है जी, इसके बाद में पूरे दुनिया में ये हो रहा है कि ये क्या हो गया। जतिन जी, आप एक चीज का विश्वास रखिए, जो सत्य है, जो सर्वत्र है, उसे कोई दबा या छुपा नहीं सकता। वो देर सवेर की बात केवल है जी। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम एक बहुत बड़े एक परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने। जी। कल जिस तरीके से आई डोंट नो व्हाइट हाउस वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं नहीं, जेलेंस्की को जिस तरीके से, ट्रम्प और जेलेंस्की, कैसे सब कुछ हो रहा है। आज EU का पूरी मिनिस्ट्री सब कुछ एरोप्लेन में भर के भारत में पहुंचते हैं कि भाई अभी हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना। अभी सब हो गया, सारी जो लंबी बातें कर रहे थे, तो ये परिवर्तन अब हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमें भी दोनों बाहें खोल के उनका स्वागत करना है। लेकिन सबसे अच्छा है कि हर व्यक्ति अगर अपने अपने हिसाब से, जो भी, कई लोगों का अपना होता है कि वो साधना में बिलीव करते हैं, किसी का नहीं होता है साधना में बिलीव करते हैं, लेकिन आप उसको साइंटिफिक रूप से जानिए जी, बिलीव को हटा दीजिए। जानना चीजों के बारे में बहुत जरूरी है। ये जो बिलीव है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। अब नहीं बिलीव करिए, मेरा ये केवल पॉइंट है। और हम ये जो प्रयास कर रहे हैं दर्पण रेडियो में, यही है कि ये जानकारी है जी। आप जाइए गूगल में जाइए, जैसे मैंने बोला कि आप अपना राशि को देखिए, क्या राशि है, कैलकुलेट करिए, और फिर अगले सप्ताह फिर देखते हैं कि कैसे आपका जो बोला है पंडित जी ने, आपको पंडित जी बोले, आलोक जी बोले, कैसा आपको ठीक लगेगा आलोक जी? जैसा आप चाहें। तो
उसमें आप अपना एक बनाइए, देखो क्या क्या कौन पैसा थोड़े नहीं लग रहा है, जी है ना। मैं आलोक जी का ये इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उतना सवेरे 2:30 बजे, सवेरे बोले या रात बोले, अच्छा, रात ये हो रहा है। इंडिया से इंडिया लाइव से है। डायरेक्ट हो रहा है और इतना करते हैं, और कोई भी उन्होंने उसके लिए नहीं बोला कि नहीं हमें इतने डॉलर चाहिए, इतना पैसा चाहिए। मैं कैसे, वही कह रहा हूँ, कैसे धन्यवाद दूं आपका। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका उपयोग करिए, जी आप मनोरंजन के लिए उपयोग करिए, कोई बात नहीं, जी आप हंसी बनाने के लिए उपयोग करिए, लेकिन आप कम से कम, और बिलीव नहीं करिए, जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की समझने की करिए। कोशिश कीजिए। और कोई और भी अगर आपको मिलता है जो इसके बारे में नेगेटिव भी बोलना चाहता है, वो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। जी वो कहेंगे नहीं साहब मैं इसमें बिलीव नहीं, ये बकवास कर रहे हो, वो भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791। तो आलोक जी, आप और कुछ भी कहना चाहते हैं? मैं देखिए इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल दिया, अभी आपने ट्रम्प और जेलेंस्की का एग्जांपल दिया, अभी आपने उदाहरण दिया विश्व के पटल पे, राजनीतिक पटल पे जो कुछ अभी हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है। असंभव था, कुछ समय पहले तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता जी, था। जी। और किस हिसाब से भारतवर्ष का वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी मांग बढ़ रही है। मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अलावा हमारे सामान्य जीवन में कुछ घटनाएं होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप चल रहा है, जी जी हम उसमें बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, जी ना हम कुछ कर पाएंगे। हम तब उसकी तरफ ध्यान देंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई होगा, ठीक जी। है। हार्ट बीट चल रही है, अपने आप चल रही है। जी भाई, रात को सोते हैं, सांस अपने हम आप चल उसमें रही कुछ है। नहीं कर रहे, हमारा कोई रोल नहीं है। जी। भोजन पच रहा है, अपने आप पच रहा है। जी। भूख लग रही है, स्वयं लग रही है, जी ठीक है ना। तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। जी ये हमारा मानना कि ये हम कर रहे हैं, यही बिल्कुल सही। हमारे सारे भ्रमों की जड़ है। हम कुछ नहीं कर रहे, हमसे कोई ना कोई शक्ति, करा रही है। शक्ति है जो हमसे करवा रही है। जी 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 बिल्कुल, और आपने अगर हम सही। कर रहे होते तो आजकल मैं देखता हूँ भारतवर्ष में भी बहुत सारी जनरेशन अब चेंज हो रही है। 40 साल की उम्र तक लड़के लड़की विवाह नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो ये समय अपने आप करा रहा है। लेकिन ये जो है ना, समझने ये आप हमें काफी बच्चों की जरूरत है। अभी जी, क्या हो जी, रहा है ना कि जिस तरीके से एजिंग हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया का तो ये हाल है कि शायद यहाँ पे ये होगा कि राइट ऑफ डेथ का कंसेप्ट आने वाला है। राइट ऑफ डेथ का मतलब हुआ कि यूट्यूब में डॉक्टर अंकित शाह भारतवर्ष से आते हैं, जी, जी। डॉक्टर अंकित शाह जी चैनल। जी मैं अगर मैंने आप भी उनका मैं भी उनको YouTube सुनता देखें, हूँ, मैं भी उनको सुनता हूँ। तो बड़े नॉलेजेबल आदमी है वो। तो काफी यंग है उन्होंने वो। एक चीज कही थी कि अभी आने वाले 10 वर्षों के अंदर चाइना जो इतना अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, उनके बुढ़ों को चाय पानी पिलाने भारतवर्ष की जरूरत पड़ने वाली है, जी। क्योंकि उनके पास बच्चे ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही। और तिब्बत का करेंगे क्या? वो कह रहे हैं तिब्बत वो हमारे को खुद सौंपेंगे, हाँ। हमारे को कोई मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ेगी। जो जैसे जापान है, वहाँ पे तो आज ये हो चुका है। आप जो 10 साल की जी, बात जी। कर रहे हैं चाइना की, जापान में आज ही है, वहाँ पे नहीं है लोग। जी और यहाँ पे अभी जैसे क्या वुमेन्स डे हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। अब उसका यहाँ पे जब भी मैं किसी इसमें जाता हूँ वुमेन्स डे में, इक्वलिटी की बात करते हैं, मैन की इक्वलिटी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कौन ऐसे आदमी ने, वुमेन का स्थान कहाँ से कहाँ है, और मैन से कंपेयर करो। अरे कुछ तो सोचो, किसी बड़े से कंपेयर, किसी उससे करो, और फिर उससे क्या हो रहा है ना माँ से ही कि सारी सृष्टि चलती है। जी। अगर माँ बच्चे को जन्म नहीं देगी सब तो खत्म। सृष्टि चल ही नहीं सकती, Exactly. व्यक्ति के बस की नहीं है। अब तो जो ये यंग तो मदर होती है ना, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तोपा हुआ है। वरना यहाँ तो मतलब वेदों में खुद ही आया है कि जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यहाँ तो स्त्री को जगदम्बा का स्थान दिया गया है, जी। माता शक्ति का स्थान दिया गया है। इसको तो नष्ट किया गया है, इस सनातन परंपरा को नष्ट किया गया है विदेशी आक्रांताओं द्वारा। हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, अब आप ये भी देखिएगा कि अगले आने वाले 10 साल में ये जितनी भी ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ये ठप होने वाली हैं, इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। जी वेल, अब ये तो अब हमारा ऑस्ट्रेलिया का तो बड़ा नुकसान कर दोगे आप।
हमारा काफ़ी इकॉनमी तो उसी से चलती है। हमारे भारतीय आते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ में अभिजीत सरकार भी हैं। अभिजीत जी, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए इसमें वार्तालाप में लेके आता हूँ, हमारे सिडनी के काफ़ी फेमस पर्सनालिटी में से अगर बोलें, आपका इसके बारे में क्या है कि जो हम बात करें जैसे राशि होती है, ज्योतिष होती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एस्ट्रोलॉजी में जी जी मैं नहीं, इनको मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मानता नहीं हूँ जी। तो आप बिल्कुल मानते नहीं है, राइट? जी नहीं। लेकिन कभी आपने साइंटिफिकली उसको देखा है कि ये गलत है या सही है? हाँ, मैंने थोड़ी स्टडी भी की है इसकी। अच्छा। बरसों पहले छोड़ा था, काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे अच्छा। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। तो काफ़ी स्टडी भी की है मैंने उसकी, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होते हैं। फिर स्लोली तो इंटरेस्ट चला गया ये उसमें हमारा से, जो व्यसन। तो हमारे प्रदीप जी भी आ गए हैं। प्रदीप जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो दर्पण के श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। और हमारी जो फेमस पर्सनैलिटी आई हुई हैं यतीन्द्र जी ने, उनका नाम नहीं बताया तो आपको गैस करना है वो कौन है। उनकी आवाज़ से शायद आप पहचान गए होंगे, लेकिन हम उनका नाम जिन लोगों ने नहीं पहचाना है उनको बाद में बताएंगे। और उन्होंने अपने बारे में बता तो दिया है कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टडी किया था। लेकिन ये है मेरा विश्वास, मेरे ख्याल से ये थोड़ा विश्वास करने वाली बात नहीं है, ये तो ये चेक करने वाली बात है कि ये ठीक है या गलत है। कुछ मेरे साथ तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो है, लेकिन उसको पढ़ने वाला चाहिए। अगर पढ़ने वाला ठीक नहीं है तो वो आपको गड़बड़ी हो सकती है। और हर विषय में, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से उसको पूरे प्रोफेशन को या वो उस विज्ञान को वो लगता है कि जिसमें, लेकिन उस विज्ञान को जानने के लिए आपके पास थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है। और उसको पढ़ने के लिए ये विद्या है जिसे समझने की बहुत ज़रूरत है। और लोग तो इसमें बहुत विश्वास भी करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये जो जानकारी है वो आधी है, पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी हो तो उससे पता लगता है कि ये ठीक है या गलत है। लेकिन हम लोग कुछ अपने प्रारब्ध कर्म लेकर आते हैं जिनके बेसिस पर हम अपने इस जीवन में चलते हैं। और इस जीवन में जो भी हम काम करते हैं वो उन प्रारब्ध कर्मों में जुड़ जाते हैं, जिससे कि हम अपना जो जीवन का पाथ है वो चेंज कर सकते हैं। तो मेरा तो थोड़ा अधूरा सा ज्ञान है, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि ठीक है कि गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई सत्यता तो है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कितनी सत्यता है। मेरा वही कहना था आलोक जी कि आपने श्रोताओं से हम यही करेंगे रिक्वेस्ट कि आप बिलीव नहीं करिए, आप गूगल करिए, देखिए। और जो अगले सप्ताह हम राशिफल करेंगे फिर उससे आप टेस्ट करिए, देखिए कैसे जाता है, मजे लीजिए। मुझे तो उम्मीद मिल गई है इस हफ्ते के लिए। चीज बताना चाहूंगा, अभी एक अमेरिकन डेलीगेशन एम्बेसी का, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेसी, मतलब लीला पैलेस होटल में चाणक्यपुरी में रुका था। तो वहाँ के जो चीफ है वो अपने दोस्त हैं, तो उन्होंने ऐसे उनसे जिक्र किया क्योंकि वो उनके गेस्ट थे लीला पैलेस वालों के। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप लोग सनातन ज्योतिष के बारे में कुछ ज्ञान, कोई आपको इंटरेस्ट है? तो क्योंकि गोरों की एक आदत होती है कि वो कुछ भी नई चीज को जानना चाहते हैं, तो उन्होंने उसमें हामी भर दी। तो उसका मेरे पास फोन आया कि क्या आज आप समय निकाल करके लीला पैलेस होटल आ सकते हैं जी। तो मैंने कहा जी ठीक है। बोला जी मैं आपका एक सेशन रखवाना चाहता हूँ, उसमें आपको इन लोगों को इस ज्योतिष के बारे में कुछ बताना है। आपके पास अब केवल 1 मिनट है, 1 मिनट, ठीक है? ठीक। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनकी डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लेके उनके बारे में कुछ चीजें बताई। तो बड़े हतप्रभ थे कि भाई आप हमारे बारे में ये कैसे जान गए। तो मैंने कहा ये मैं नहीं जाना, ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स आपकी जन्म पत्री के हिसाब से ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हो चुके हैं।
बाकी बड़े बड़े ऑपरेशन भी अनसक्सेसफुल होते जी। हैं, बड़े बड़े नासा के सैटेलाइट लॉन्च भी अनसक्सेसफुल होते जी। हैं, तो कुछ भी श्योर नहीं है। जी आलोक जी, आज आपने जो हमें समय बहुत दिया बहुत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्पण जी। रेडियो में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होती है। जरूर। आपके सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार, और सभी यहाँ बैठे लोगों को सभी मेरा सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी। तो श्रोताओं, दीप जी भी आ गए हैं। आपका जो एंटरटेनमेंट है सब कुछ करने के लिए, और एंटरटेनमेंट वो खुद ही नहीं करेंगे। प्रदीप जी, आप डांस तो नहीं करने वाले हैं ना? नहीं, डांस का कोई सवाल नहीं। बट हाँ यतीन जी, अभी आप जब ज्योतिष के बारे में बात जी, कर रहे जी। थे तो आपने महिला दिवस के बारे में बात जी। करी, तो उससे ही जुड़ी एक जानकारी मेरे पास है। जी। आज सुबह आप हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बता रहे थे जी, कि जी। कोविड के टाइम पे उन्होंने कैसे सभी की सहायता करी। तो दोबारा से हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया गार्गी अवार्ड्स महिलाओं के लिए लेके आ रहा है। तो मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जो महिलाएं कम्युनिटी सर्विस, फ्रंट लाइन सर्विसेज या जर्नलिज्म या लैंग्वेज एंड कल्चर, इन्होंने किसी भी फील्ड में पूरी एक लिस्ट है। अगर वो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है, स्पेशल किया है, तो सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लाइफ में ऐसा किया है जो समाज को, राष्ट्र को मोटिवेट करता है, तो आप अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिनके लिए आपको लगता है कि उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी, समाज को किसी भी तरह से दिया है, तो आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 23 मार्च है। तो मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनको मोटिवेट भी करें, एक्नॉलेज भी करें, और उनकी जो नॉमिनेशन है वो इस गार्गी अवार्ड के लिए प्लीज़ सबमिट करें।